मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। मैं गणराज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस क्लास 12 के फिजिक्स के क्लास में। देखो, यह है हमारा क्लास 12 का फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, यानी कि सिंपल देखो, ये जो फिजिक्स होने वाला है, ये जो फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये किसके लिए होगा? नीट, JEE और चाहे MST CET। यानी कि ये वाला क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट, JEE एंड MST CET के लिए। यानी कि ये क्लास वही स्टूडेंट करेगा जिसको नीट, JEE और MST CET में फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करना है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या सर नीट, JEE और MST CET में तीनों जगह पर फिजिक्स क्या सेम रहेगा? इन सभी चीज़ों के बारे में आगे मैं आपसे बात करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको मेरा एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं गणराज, मेरा नाम गणराज उबाले, आप मुझे प्यार से भैया भी कह सकते हो। गणराज उबाले, आप मुझे प्यार से भैया भी कह सकते हो। मेरा एजुकेशन, मैंने MSc फिजिक्स कंप्लीट किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं पिछले 5 साल से, यानी कि पिछले 5 साल से मैं नीट, JEE और MST CET के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को फिजिक्स पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और मेरे रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकल के आए हैं। इससे पहले मैंने ऑफलाइन टीचिंग की थी, इस बार मैं ऑनलाइन टीचिंग में आया हूँ। चलो, फिर से बताता हूँ, मेरा नाम गणराज उबाले, आप मुझे प्यार से भैया भी कह सकते हो। क्योंकि आप सभी मेरे एक छोटे छोटे भाई और बहन हो, राइट। मेरा एजुकेशन है MSc फिजिक्स। पिछले 5 साल से मैं नीट, JEE एंड MST CET के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अब आगे देखो, ये जो क्लास होने वाली है हमारी, इसकी ओरिएंटेशन क्लास। ओरिएंटेशन क्लास यानी कि आपको पूरे साल में कैसा परफॉर्मेंस करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, राइट। मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। यानी कि ये जो हमारा क्लास होगा, ये कौन सा वाला क्लास है? ओरिएंटेशन क्लास। कौन सा क्लास होगा हमारे? ओरिएंटेशन क्लास। इस ओरिएंटेशन क्लास में हम सिंपल डिस्कशन करेंगे कि आपका सिलेबस कैसा रहेगा, किस सेक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, आपका सिलेबस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको आपको कैसे कवर करना है, किस पार्ट को ज़्यादा वेटेज है, राइट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, राइट। ये बेसिकली फिजिक्स की क्लास है किन स्टूडेंट के लिए जो नीट, JEE और MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपका आगे आने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या सर, क्या भैया ये तीनों के लिए एक ही क्लास करना सही होगा? क्योंकि हमारे पास तो अलग अलग बैच होते हैं, नीट के लिए अलग बैच, JEE के लिए अलग सा बैच और MST CET के लिए अलग सा बैच होता है। क्या इनका सिलेबस एक ही है? क्वेश्चन का टफनेस सेम होता है या अलग होता है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक क्विक रिवीजन थोड़ी देर में करेंगे।
तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास में क्लास 12 का फिजिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है इन डिटेल ओवरव्यू में आपको बताऊंगा। डिटेल ओवरव्यू यानी कि क्लास 12 का फिजिक्स। अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैंने एक स्लाइड लगा रखी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 यानी कि क्लास 12 का फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे किन स्टूडेंट के लिए जो नीट JEE और उसके साथ साथ MST CET के प्रिपरेशन करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ये वाला क्लास होने वाला है। अब आगे देखो, यानी कि ऑब्वियसली हम इस क्लास में क्लास 12 ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सिलेबस का डिटेल ओवरव्यू हम देखेंगे और बाद में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहले आपका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि नीट JEE और MST CET और तीनों के लिए क्या फिजिक्स सेम है। तो मेरा आंसर ये रहेगा, देखो कंसेप्ट नीट हो JEE हो या चाहे MST CET हो, तीनों के लिए फिजिक्स का कंसेप्ट और फिजिक्स के चैप्टर वही रहेंगे। लेकिन सिंपल प्रॉब्लम किस में आता है, तो क्वेश्चन के डिफिकल्टी पर। यानी कि सिलेबस तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन MST CET में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल थोड़ा कम होता है। उससे ज़्यादा लेवल किसका होता है, नीट। लगभग नीट एंड JEE मेंस का लेवल थोड़ा सेम ही होता है। JEE का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है नीट से भी, और उससे ही ज़्यादा होता है JEE एडवांस का लेवल। तो फिर आप कहोगे भैया आप इस क्लास में किस एग्जाम पर टारगेट करने वाले हो, तो मेरा टारगेट रहेगा MST CET से लेकर JEE एडवांस तक। यानी कि मैं आपको हर एक कंसेप्ट एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल एकदम आसान इजी भी न्यूमेरिकल होंगे जो CET में आते हैं, उसके साथ साथ थोड़े कुछ एडवांस लेवल के भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ताकि आपको MST CET के साथ साथ JEE एडवांस तक की प्रिपरेशन हो सके। यानी कि आप MST CET की भी प्रिपरेशन हो जाए और उसके साथ साथ JEE की भी प्रिपरेशन हो जाए। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, जिन स्टूडेंट को सिंपल MST CET का स्टडी करना है, क्या उनको ये करना भी जरूरी होता है? तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर समझो आपने एक आधा टॉपिक्स एक बहुत डीप में कर लिया, यानी कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो, यानी कि टफ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है आपकी JEE की प्रिपरेशन चल रही है। इसका मतलब उसके साथ साथ आपकी किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, MST CET की। क्यों? क्योंकि JEE मेन से MST CET का लेवल थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो क्या प्रॉब्लम है, हम JEE की ही तैयारी क्यों ना करें और क्यों ना मेरे साथ साथ आप एकदम एडवांस लेवल तक फिजिक्स पढ़ लें। अब आगे देखो, सिंपल मैंने क्या कहा कि जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट क्या रहेगा, तीनों एग्जाम पे के लिए कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कंसेप्ट क्या होगा, सेम। सिंपल डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, अलग अलग। डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, चेंज रहेगा। यानी कि चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे आप JEE की प्रिपरेशन करो, या तो फिर MST CET की प्रिपरेशन करो, सिलेबस कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा। सिंपल आपका क्या चेंज होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होने वाला है। यानी कि CET में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि CET में एकदम ईजी होता है, ऐसी बात नहीं है। और JEE एडवांस और JEE में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी कुछ बात नहीं है। लेकिन थोड़ा क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे आपको, यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट लेवल फिजिक्स होता है, और यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। यानी कि आप अगर मुझसे पढ़ते हो तो आपकी तीनों की भी तैयारी हो जाएगी, MST CET की, नीट की और JEE मेंस की, राइट। अब आगे देखो क्या कहा था, सिंपल। अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मेरा काम क्या रहेगा और आपका काम क्या रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं इस क्लास में आपको क्या देने वाला हूँ,
मेरी ओर से आपको एक कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। कंप्लीट थ्योरी यानी कि एक, अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट थ्योरी यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। मैं पढ़ाते समय ही ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए, हर एक टॉपिक आपके माइंड के साथ साथ एक नसों नसों में भर जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि बेसिक से एडवांस तक थ्योरी होगी आपकी। उसके साथ साथ मैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाए, राइट। उसके साथ साथ इससे पहले वाले नीट हो, JEE हो और MST CET हो, इन तीनों एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लगभग क्लास में ही करेंगे। यानी कि सबसे पहले एक लाइव क्लास होगा जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे, थ्योरी बेसिक टू एडवांस होगी। उसके बाद में उसी टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और उसी क्वेश्चन के बाद आपको नीट, JEE और MST CET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आपको समझ आए जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया है उसी से ही क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी होते हैं, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, और आपको क्या मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, एक PYQ हम तो क्लास में लेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होगी, क्लास में। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होगी, लाइव क्लास में। एक बेसिक से एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ये सब कहाँ पर होगा, क्लास में। ये सब हमें कहाँ पर देखना है, क्लास में देखना है। उसके साथ साथ मैं क्या प्रोवाइड करूँगा आपको, इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक DPP मिलेगी। क्या मिलने वाली है, DPP। अब DPP का मतलब क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। क्या होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। यानी कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक पर, और उस टॉपिक पर मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं उस क्वेश्चन से, यानी कि समझो बात को, DPP में क्या होगा, जो भी क्लास आपकी हुई है, जो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है, जो भी क्वेश्चन हमने लिए है उसके सिमिलर क्वेश्चन या अलग अलग क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे DPP के फॉर्म में, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यानी कि आपको हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चन के सीट को हम क्या कहेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि DPP। आपको घर जाके DPP सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे वो डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अब ये डाउट कहाँ पर क्लियर करना है, आगे आने वाले क्लास में। नहीं तो मैं आपको सिंपल एक नंबर देने वाला हूँ जिस नंबर पर आप डायरेक्टली मैसेज भी करवा सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा टेस्ट सीरीज। आपको क्या करना है, मैं तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगा, उसके साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप भी आपको मिलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल देखो, लाइव क्लास होने वाला है जिस क्लास में आपको एक थ्योरी मिलेगी, थ्योरी का कंप्लीट पैकेज होगा यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक। उसके बाद में हम क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। बाद में उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको आपको घर पे जाके क्या करने का है, सॉल्व करने का है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डाउट सेक्शन में उसको पूछेंगे। उसके बाद में आपको इस क्लास के साथ साथ क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज और एनालिसिस क्लास, शॉर्ट नोट्स और नोट्स, क्लास नोट्स, ये आपको सब कुछ मिलेगा। और ये चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर। ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा, ये तो हम लाइव क्लास में लेंगे, ये वाली चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी, प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पर। कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन। क्योंकि YouTube पर हम सिंपल आपको क्या दे सकते, एक लाइव क्लास दे सकते हैं, लेकिन इन डाउट सॉल्विंग सेक्शन के लिए, टेस्ट के लिए, नोट्स के लिए और DPP के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरा खुद का एप्लीकेशन है जिसका नाम है श्री गणेश इंस्टीट्यूट। किस नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, श्री गणेश इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक मैं आपको नीचे बायो में दे दूंगा।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यह हो गई मेरी बात, मैं क्या करने वाला हूँ। आपको क्या करना होगा, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपकी कोशिश ये सारी होनी चाहिए स्टूडेंट साइड, ताकि आपको फिजिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए, यानी कि आपका स्कोर एकदम अच्छा हो सके। स्कोर अच्छा लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा रेगुलर लाइव क्लास होगा वो क्लास आपको करना है। चाहे तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको हर दिन क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। चाहे आप रेगुलर लाइव क्लास अटेंड कर लो या फिर रिकॉर्डेड क्लास कर लो, आपकी चॉइस रहेगी कि आपको रिकॉर्डेड क्लास करना है या फिर लाइव क्लास करना है। मेरी कोशिश, मैं तो आपको हर बार यही कहूँगा कि आप प्रयास करो रिकॉर्डेड क्लास करने की, क्योंकि यहाँ पर आप लाइव भी क्लास करेंगे तो क्लास नोट्स लिखते समय आपको स्टॉप करना पड़ेगा, यानी कि पॉज करना पड़ेगा, यानी कि लाइव क्लास करते समय भी आप आगे पीछे होते ही रहोगे। आपको सिंपल रिकॉर्डेड क्लास करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंपल यहाँ पर एक बात याद रखो, रिकॉर्डेड क्लास करते समय 2x का स्पीड करोगे क्या? नहीं, जो भी नॉर्मल स्पीड होता है उसी स्पीड में आपको क्या करने है, उसी स्पीड में आपको क्या करना है, लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करना है। बाद में आपको क्या करना है, कंप्लीट डीपीपी डेली। जो भी आपको डेली डीपीपी मिलेगी उस डीपीपी को आपको क्या करना है, डेली टू डेली कंप्लीट करना है, यानी कि रोज का काम रोज करना है। जिस दिन जो भी डीपीपी आपको मिली है, जिस भी टॉपिक पर आपको डीपीपी मिली है, उस डीपीपी को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझता, उसे आपको क्या करना है, सिंपल डाउट सेक्शन में पूछ लेना है। अब आगे देखो, आपको रेगुलर के जो क्लास नोट्स है वो भी मेंटेन रखने हैं। साथ साथ जब भी आप क्लास करोगे आपके साथ एक नोटबुक होना चाहिए, जिस नोटबुक पर आप क्या करोगे, जो डेली का हमारा क्लास हुआ है उस क्लास को नोट डाउन करोगे, ताकि आपको रिवीजन करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपकी कोशिश हर बार यही होनी चाहिए कि जो भी आपको डाउट आता है, जो भी चीज़ आपको नहीं समझती, जो भी कंसेप्ट आपको नहीं आता, नहीं समझा, उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को आपको मुझे पूछना है, राइट। जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, जो भी डाउट है आपका, वो आप सिंपल मुझे क्लास में भी पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूँ, उस नंबर पर भी पूछ सकते हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक क्लास तो अटेंड कर लिया, उसके साथ साथ आपने डीपीपी भी कंप्लीट कर ली, क्लास नोट्स भी आपकी मेंटेन है, जो भी डाउट आता है वो आपको पूछ लेना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हर दिन एक रिवीजन करना है। क्या करना है, जो भी मैंने कल आपको पढ़ाया है वो आप घर जाके सिंपल उसका क्या करोगे, रिवीजन करोगे। क्लास के साथ साथ सिंपल क्लास करने से कुछ भी नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका सेल्फ स्टडी, और उसके साथ साथ आपका कंसिस्टेंट रहना। जितना आप कंसिस्टेंट हो, उसके साथ साथ जितनी भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो भी क्लास आपने अटेंड की है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको एक बार आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जो भी टॉपिक मैंने आज पढ़ा है आपको शाम को जाके या सुबह को क्या करना है, उसे रिवीजन करना है। फिर से उसे एक 5 दिन या 8 दिन बाद रिवीजन करना है, फिर से 15 दिन बाद रिवीजन करना है, और फिर से एक 1 मंथ के बाद भी रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कोई नहीं यहाँ पर कि एक बार रीड कर लिया और उसका सब कुछ माइंड में आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हमें अच्छे मार्क्स पाने के लिए और फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, हर दिन गिरना पड़ेगा और हर दिन उठना भी पड़ेगा। यानी कि आपको जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, जो भी टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऐप में, उस टेस्ट सीरीज को आपको होनेस्टली देना है। आप सब लोग क्या करोगे, जिस भी चैप्टर पर जो भी टेस्ट आपकी होगी, उस टेस्ट को आपको क्या करना है, होनेस्टली आपको टेस्ट देना है, ना कि कॉपी करके। जो भी टेस्ट आपने दिया है उस टेस्ट को आप क्या करोगे, सिंपल एनालाइज करोगे, राइट।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सब बातें समझ में आ रही? मैं क्या करने वाला हूँ, आपको क्या करना है, इस साइड मेरी साइड है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये वाली साइड आपकी साइड है जो कि आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है, आप हर दिन का काम आपको हर दिन करना ही पड़ेगा। फिर से एक बात बताता हूँ, मैं सिंपल आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा बेसिक से एडवांस तक, उसके साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, उसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊँगा। उसके बाद आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। आप उसके साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको सच्चे दिल से आप चाहते हो कि आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो, तो आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको सोते सोते समय आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपका स्कोर अच्छा होना, अगर आप चाहते हो कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में फिजिक्स में एक स्कोर अच्छा आए, तो आपको इन सभी चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, साथ साथ उसके रेगुलर डीपीपी को सॉल्व करना है, क्लास नोट्स को मेंटेन करना है, जो भी डाउट आता है आपको उसको पूछना है, डेली टू डेली क्या करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। रेगुलरली आपको क्या देना है, टेस्ट, जिस भी चैप्टर पर टेस्ट होती है चैप्टर के अनुसार आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। सिंपल टेस्ट भी देना है क्या, नहीं, तो जो भी टेस्ट आपने दिया है उसको आप क्या करोगे, एनालाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको आया है वो अच्छी बात है, जो नहीं आया उसको भी आप टिक मार्क करोगे, क्यों नहीं आया उसे हमें क्या करना है, सिंपल एनालाइज करना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी आता है ना, सर हम टेस्ट कहाँ पर दें, अगर मुझे कोई डाउट होता है मैं डाउट कहाँ पर पूछ सकता हूँ, मुझे क्लास नोट्स कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आपने तो यहाँ बताया कि मैं आपको डेली डीपीपी प्रोवाइड करूँगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन ये तो यूट्यूब पर नहीं हो सकता ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक सिंपल एप्लीकेशन है जो जिसे आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ताकि आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें। देखो यहाँ पर सिंपल, मेरे साथ अगर कोई भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहता है और मेरे साथ वही बच्चा, वही स्टूडेंट, मेरा वही भाई, मेरी वही बहन ज्वाइन करेगी या फिर कनेक्ट करेगी जिसको फिजिक्स में अच्छा स्कोर लाना है, जिसको नहीं लाना तो कृपया करके मेरे साथ कोई भी ज्वाइन मत हो, जिसको करना है वही मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है। सिंपल देखो यहाँ पर क्या कहा मैंने आपसे कि मेरा एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है जिस पर आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली, कौन सी, एक डीपीपी मिलेगी, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और क्लास नोट्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे और आपके टेस्ट भी उसी एप्लीकेशन पर कंडक्ट की जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपल एक क्यूआर कोड आपको दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हो। जिसको अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट क्लियर करना है, फिजिक्स में अच्छा स्कोर लाना है, राइट, वो सब मेरे साथ इन चारों सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। एक मेरा प्ले स्टोर का एप्लीकेशन का क्यूआर कोड है, उसके साथ साथ आप मुझे यूट्यूब पर भी कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर प्रॉब्लम ये होता है मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं, यूट्यूब पर सिंपल आपको लाइव क्लास ही मिलेगा। उसके साथ साथ मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर, ये जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड व्हाट्सअप का क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके मेरे साथ डायरेक्टली व्हाट्सअप पर कनेक्ट हो सकते हो। ये वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है जो कि मैं आपको नीचे दे ही देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 8600203353, राइट, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है।
नाम है मेरा गणराज, प्यार से आप मुझे भैया भी बुला सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरी एज तो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो 8600203353 ये वाला मेरा पर्सनल नंबर है। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होता है कृपया करके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं। सिंपल क्या आएगा, व्हाट्सअप। उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पर भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, सब बातें समझ में आ रही है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे साथ पढ़ना चाहता है, जिसको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, जिसे ऐसा लगता हो कि उनके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, उनका हर एक डाउट सॉल्व किया जाए, वो सब लोग मुझे इस प्ले स्टोर के ऐप पर मिलेगा। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, या फिर आप सिंपल इस नंबर पर मैसेज करिएगा, ताकि आपको मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिंक भेज सकूँ और आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ। अगर किसी को किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कृपया करके मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर वो वाला प्रॉब्लम, आपका वो वाला क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा। आपको उसके 24 आवर के पहले ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार QR कोड स्कैन कर लो। चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आपको सिंपल क्या करना है, QR कोड को स्कैन करना है। आप जब भी इस QR कोड को स्कैन करोगे मेरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, उसको डाउनलोड करना है। चाहे तो आप यूट्यूब का भी QR कोड स्कैन कर सकते हो। ये दोनों QR कोड आपको सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ये एप्लीकेशन वाला और एक व्हाट्सअप नंबर वाला। जब भी आप इस QR कोड को स्कैन करोगे डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पहुंच जाओगे। आप सबको मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लेना है, चाहे तो आप उसे भैया नाम से भी सेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको 101% आपकी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा मेरा ही हाथ रहेगा, राइट? क्योंकि मेहनत आपको करना है। सिंपल मैं आपको क्या करवा सकता हूँ, आपकी हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवा सकता हूँ, आपका हर एक डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। फाइनली प्रयास तो आपको ही करना है, मेहनत आपको ही लेनी है, गिरना भी आपको है और उठना भी आपको है, राइट? चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो अब हम बढ़ते आगे हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी का एक प्यारा भैया गणराज उबाले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। किन बच्चों के लिए, किन स्टूडेंट के लिए जो नीट JEE और MST CET का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या सर हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो बताते हैं उसके ही बारे में। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये होता है, हम क्लास 12 की फिजिक्स तो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्लास 12 की फिजिक्स तो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होता है क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या होता है, आप सभी ने क्लास 11 का फिजिक्स अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी का क्लास 11 का फिजिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा। अब यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन ये होगा, भैया आप बोल रहे हो कि आपका क्लास 11 कंप्लीट होगा, लेकिन आपको क्या बताएं कि हमारा क्लास 11 कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका है। हमने क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है। फिर आगे ये भी क्वेश्चन आता है उन बच्चों के लिए जिनका क्लास 11th वीक है, या फिर उन्होंने क्लास 11 का प्रिपरेशन भी नहीं किया। क्या क्लास 11 अगर हमारा वीक है या फिर बर्बाद हो चुका है, क्या उस टाइम भी हम क्लास 12 का फिजिक्स अच्छी तरीके से कर पाएंगे? तो हाँ बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्लास 11 का कंसेप्ट आपको क्लास 12 में रिवीजन आएगा,
उसको मैं कम्प्लीटली आपको बताऊँगा। लेकिन मेनली प्रॉब्लम ये होता है ना कि समझो किसी को ये भी डाउट हो सकता है कि सर क्लास 11 के कौन से चैप्टर है जो कि हमें क्लास 12 में इम्पोर्टेंट होंगे, या फिर क्लास 11 के ऐसे कौन से चैप्टर है कि जो डायरेक्टली इंटरलिंक है विथ क्लास 12, वो भी चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस को समझेंगे। क्लास 12 का फिजिक्स है। इससे पहले आपने 11 कंप्लीट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 12 का फिजिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम ये होता है, क्लास 12 का फिजिक्स इज डिवाइडेड, द फिजिक्स ऑफ द क्लास 12 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। क्लास 12 फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो, सबसे पहला वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12 का फिजिक्स हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लास 12 का फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला वाला पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्ड पार्ट इज ऑप्टिक्स। देखो, सबसे पहले वाला पार्ट आपका कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहला वाला पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12 का फिजिक्स हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले वाला पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकंड पार्ट है आपका ऑप्टिक्स। सेकंड पार्ट आपका क्या आएगा? ऑप्टिक्स। और थर्ड नंबर आपका पार्ट होगा जिसे हम कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। थर्ड नंबर का पार्ट कौन सा होगा आपका? मॉडर्न फिजिक्स। राइट? सिंपल। क्या कहा मैंने आपको? हम सिंपल ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्लास 12 का फिजिक्स किस पार्ट में डिवाइडेड, किस पार्ट में कौन से चैप्टर आएंगे। क्लास 12 फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहेंगे, ऑप्टिक्स सेक्शन में कौन से चैप्टर आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल क्या कहा मैंने आपको, क्लास 12 का जो भी फिजिक्स है आपका वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? सबसे पहले वाला चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड चैप्टर, पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड नंबर जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड नंबर आपका जो चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रो यार लिंक तुटली यार, की तुटून जाती म्हणा। सेकंड नंबर चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी।
उसके बाद थर्ड नंबर जो चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड नंबर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 5 नंबर चैप्टर मैग्नेटिज्म। 5 नंबर चैप्टर कौन सा होगा? 4 नंबर मैग्नेटिज्म। फाइव नंबर चैप्टर जो भी आएगा आपका 5 नंबर का चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMI। 6 नंबर छठा नंबर चैप्टर होगा आपका अल्टरनेटिंग करंट। 6 नंबर चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। और लास्ट वाला जो भी चैप्टर होगा आपका इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन का यानी कि 7 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि EM वेव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्लास 12 का फिजिक्स 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑप्टिक्स और थर्ड पार्ट मॉडर्न फिजिक्स। मैग्नेटिज्म में हमारे पास कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है यानी कि लगभग आपका 60 to 70% सिलेबस यही से होगा। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्योंकि मैक्सिमम केस में सिलेबस आपका यही पोर्शन कवर करता है। बाद में होता है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स सेक्शन में हमें कौन से चैप्टर देखने हैं? तो ऑप्टिक्स सेक्शन में आपका चैप्टर रहेगा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। 2 चैप्टर है इसमें, रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब थर्ड नंबर जो पार्ट है बचा हुआ मॉडर्न फिजिक्स। अब इस मॉडर्न फिजिक्स में जो भी चैप्टर होंगे आपके वो होंगे सबसे पहला वाला ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सेकंड नंबर इसमें जो चैप्टर आएगा आपका एक फर्स्ट नंबर ड्यूअल नेचर, उसके बाद एटम। थर्ड नंबर जो चैप्टर होगा आपका वो होगा न्यूक्लियाई। थर्ड नंबर एटम न्यूक्लियर। और लास्ट वाला जो चैप्टर बचता है वो अलग सा ही चैप्टर है, एक अलग ही सेक्शन में आएगा सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। अब देखो, अब थोड़ा परसेंटेज वाइज अगर हम सोचने की कोशिश करें कि कौन सा चैप्टर कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कम से कम आपको 60 to 70% आएगा। थोड़े से चेंज कर देता हूँ, कंसिडर कर लेते हैं हम। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये 60% आपका सिलेबस कवर करेगा। कितना परसेंट सिलेबस कवर करेगा? 60%। ऑप्टिक्स का जो भी सेक्शन होता है ये 20% सिलेबस आपका कंप्लीट करेगा, राइट। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आपका 50% सिलेबस होगा। और लास्ट में बचा हुआ सेमीकंडक्टर, ये एक अलग सा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि आपका लगभग 5% सिलेबस कवर करेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल देखो, मैंने अभी तक आपको क्या क्या कहा है कि क्लास 12 का फिजिक्स हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज ऑप्टिक्स एंड थर्ड पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो पार्ट है इसमें हमारे टोटल कुल मिलाकर 7 चैप्टर होंगे। ऑप्टिक्स सेक्शन में हमारे पास 2 चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर्स है। उसके साथ साथ ये जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है वो अलग सा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगभग 60% आपका सिलेबस कवर करता है। 20% सिलेबस ऑप्टिक्स सेक्शन में आएगा, 50% सिलेबस मॉडर्न फिजिक्स में होगा। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर सिलेबस कम और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में एक सेमीकंडक्टर जो लगभग कितने परसेंट सिलेबस को कवर करता है? 5% सिलेबस को कवर करता है।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहोगे भैया हमें यहाँ तक तो सब कुछ बातें समझ में आ रही है, लेकिन क्लास 11th का क्या, हम क्लास 11 का क्या करें? हमारा क्लास 11 तो मैं उम्मीद रखता हूँ, क्या मैं आप सभी से उम्मीद रख सकता हूँ कि आप सबका क्लास 11 अच्छा होगा। तब अब ये मत बोलो भैया, भैया अब ये मत बोलो कि भैया हमें काहे टेंशन दे रहे हो, काहे मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि हमने तो हमारा पूरा का पूरा 11th बर्बाद किया है, राइट? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहोगे कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि, क्या ये पॉसिबल है कि हमारा पूरा का पूरा 11th बर्बाद है, हमने 11th का कुछ भी नहीं किया और अब भी हम टोटली फिजिक्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं और टोटल फिजिक्स हम कंप्लीट कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आपकी कोशिश रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अब जब भी हम क्लास, देखो अब यहाँ पर क्या कहा आपने कि आपका क्लास 11th बर्बाद है, आपने कंप्लीटली क्लास 11th क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अगर हमें, आप कहोगे कि भैया मेरा क्लास 11 टोटली बर्बाद है, मैंने पूरा का पूरा वेस्ट किया है, क्या किया है, वेस्ट किया है, और अब मेरी इच्छा ये रहेगी कि मुझे क्लास 12 का फिजिक्स अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो कौन से ऐसे चैप्टर होंगे जो क्लास 11 के, जो मुझे यहाँ पर आने चाहिए क्लास 12 में? तो एक सबसे पहले ये बात बताता हूँ बेटा कि सुन ले, अगर तुझे क्लास 11 का फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एक चैप्टर आना जरूरी होता है, एक वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर वन बाय वन कंसेप्ट, तुझे अगर कोई कंसेप्ट आता ही होगा क्लास 11 का तो भी मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से उसे पढ़ाऊँगा, राइट? यानी कि अगर आपका क्लास 11 बर्बाद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको आपके 100% देना पड़ेगा, आपको आपके 100% देना ही पड़ेगा। अगर आपसे नहीं होता 100% देना तो यहीं पर छोड़, राइट? मुझसे भी उम्मीद मत रखो। अगर आप चाहते हो कि आप 100% दे सकते हो तो ऑब्वियसली बात है आप क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11 भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? अब आप ये कहोगी हमारा पूरा का पूरा बर्बाद है, क्लास 12 हमारा पूरा का पूरा बर्बाद है, क्या मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँगा, क्या मैं कंप्लीट फिजिक्स कर पाऊँगा? तो मेरा आप सभी से इसका आंसर एक ही रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल आप उस जिद पर अड़े होना चाहिए, आपको आपके 100% देने ही होगी। अब एक बात कहो बेटा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अगर तूने सपना देखा है, तुझे अगर आईआईटी पहुंचना है, अगर तेरा गोल है कि तुझे एम्स पहुंचना है, तो तुझे सपना, अगर तूने सपना देखा है तो उस सपनों के लिए तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुझे गिरना पड़ेगा, तुझे गिर के उठना भी पड़ेगा और तेरे सपनों के लिए तुझे दौड़ना पड़ेगा। यानी कि आपने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए आपको मन लगा के, जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपने देखे हुए सपने को हासिल कर सको। चलो, क्या कहा था मैंने आपको यहाँ पर कि सिंपल हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है क्लास 12 के फिजिक्स का। क्लास 11 अगर आपका बर्बाद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको आपके 100% देना है, राइट? अब आगे देखो, अब आगे देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि क्लास 12 के फिजिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले वाला पार्ट हमारा कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, किस पार्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे? तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम किस पार्ट को कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम किस पार्ट को कहेंगे? देखो, फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप इफेक्ट भी बोल सकते हो। एक फिजिक्स का ऐसा पार्ट या फिर ऐसे चैप्टर जिसमें हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या फिर इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं,
उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा, कंबाइंड स्टडी ऑफ, क्या कहेंगे हम, कंबाइंड स्टडी ऑफ किसके स्टडी को हम कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखो सिंपल मैंने आपसे क्या कहा, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ऐसे चैप्टर आएंगे जिन चैप्टर में हम किसका स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करेंगे, या फिर आप सिंपल इसे इफेक्ट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? यानी कि सिंपल मैंने आपको क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या फिर इफेक्ट, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे या फिर स्टडी करेंगे। एक ऐसा पार्ट, फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट या फिर ऐसे चैप्टर जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उस सेक्शन को हम सिंपल क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसे, टू पार्ट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नाउ electromagnetism is divided into two parts. Electromagnetism is divided into two parts. क्या कहा था मैंने आपको, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट द कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि क्या होगा, कंबाइंड स्टडी है किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट द कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के कंबाइंड स्टडी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भैया? नहीं। अब आगे देखो, electromagnetism again divided into two parts. Electromagnetism again divided into two parts, electrostatics and electrodynamics. Electrostatic again divided into two parts, electrostatic and second one is electrodynamics. Electromagnetism again divided into two parts. First one is electrostatic and second one is electrodynamic. अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। स्टैटिक का मीनिंग क्या होगा? रेस्ट। स्टैटिक यानी कि रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि देखो सिंपल मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक। अब इन दोनों का एक मीनिंग समझेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक वर्ड आया है, इस स्टैटिक वर्ड का मीनिंग ही होता है रेस्ट। स्टैटिक मीनिंग का, स्टैटिक ये जो वर्ड है, इस स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक यानी कि रेस्ट। स्टैटिक यानी कि रेस्ट। तो फिर इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है
इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द चार्ज। क्या कहा मैंने आपको अभी? देखो, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा? सिंपल यहाँ पर चार्ज। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा? चार्ज। बात समझ में आ रही? सिंपल मैंने क्या कहा आपको, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रो अलग वर्ड है और स्टैटिक अलग वर्ड है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल मतलब होगा स्टडी ऑफ चार्ज एट अ रेस्ट। यानी कि इस सेक्शन में हम चार्ज का स्टडी करेंगे, लेकिन जिस भी चार्ज का स्टडी करेंगे वो चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होना चाहिए। कहाँ पर होगा? रेस्ट में। यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या कहेंगे हम? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है उसका स्टडी हम किस सेक्शन में करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है उसका स्टडी हम किस सेक्शन में करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यानी कि सिंपल देखो, मैंने आपको क्या कहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग अलग होगा, स्टैटिक का मीनिंग अलग होगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द चार्ज। यानी कि इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी कि जो भी चार्ज रेस्ट में होता है उस चार्ज का जब भी हम स्टडी करेंगे वो किस सेक्शन में करेंगे? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब सिमिलरली वही मीनिंग यहाँ पर निकल के आएगा। ये जो इलेक्ट्रोडायनामिक है सेकंड पार्ट, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रो अलग और डायनामिक अलग। अब यहाँ पर इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा और डायनामो का मीनिंग क्या होगा? सिंपल समझो। अब ये जो है इलेक्ट्रो, जो मीनिंग यहाँ पर निकल के आया था, इलेक्ट्रो का मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा था सिंपल। इलेक्ट्रो का मीनिंग हमने यहाँ पर क्या लिखा था? चार्ज। यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? चार्ज। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब हमने रेस्ट लिखा था। तो सिमिलरली डायनामिक का मीनिंग होता है मोशन। डायनामिक यानी कि क्या होगा? डायनामिक यानी कि क्या होगा? मोशन। डायनामिक को हम सिंपल क्या कहेंगे? डायनामिक का मीनिंग होता है मोशन। डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? मोशन। अब स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। डायनामिक का सिंपल मीनिंग क्या होगा? मोशन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, डायनामिक का मतलब होता है मोशन। और यहाँ पर इलेक्ट्रो का मीनिंग फिर से वही आएगा जो हमने पहले लिखा था। इलेक्ट्रो का मीनिंग यहाँ पर फिर से वही होगा। कौन सा वाला? तो चार्ज। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा? सिंपल यहाँ पर भी चार्ज ही आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपल क्या कहा मैंने आपको? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बातें समझ में आ रही है, सिंपल जो पढ़ा रहा हो वो समझ में आ, सिंपल हम ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। सिंपल मैंने आपको क्या बताया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो सेक्शन है इसको हमने फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर स्टैटिक का मीनिंग क्या होगा? रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? चार्ज। डायनामिक का मीनिंग होगा मोशन और इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा? चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक का मीनिंग क्या होगा? तो इलेक्ट्रोडायनामिक का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक का मीनिंग क्या होगा? स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। क्या कहेंगे हम? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज
मोशन, यानी कि जो भी चार्ज मोशन में होता है उसका स्टडी हम किस सेक्शन में करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे। यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, जब भी चार्ज रेस्ट में होता है उस टाइम हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करेंगे, जो चार्ज मोशन में होता है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल क्या कहा है मैंने, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, जो भी चार्ज मोशन में होता है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे, जो भी चार्ज रेस्ट पे होता है उसका स्टडी हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? दोनों वर्ड का सिंपल मीनिंग आप सबको समझ आया होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का कंबाइंड स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक का सिंपल मीनिंग होगा स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, जो भी चार्ज मोशन में होता है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे, जो भी चार्ज रेस्ट में होता है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने टू सेक्शन में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमने यहाँ पर पहले ही देखा था कितने चैप्टर थे हमारे पास, 7 चैप्टर। अब इन 7 चैप्टर को हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो भी चैप्टर देखेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम दो पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले वाला पार्ट्स होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, या फिर सिंपल देखो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट को ही हम क्या कहेंगे, सिंपल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या कहा मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसी चैप्टर को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट। नाउ सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, क्या कहा है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसमें दो चैप्टर हो गए हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यानी कि सिंपल क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यानी कि सिंपल क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड इसमें कौन सा चैप्टर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। यानी कि दो चैप्टर यहाँ पर कवर हो गए, जिसको हमने पिछले वाले सेक्शन में सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा था। यानी कि इन दोनों चैप्टर में जो भी हम चार्ज लेंगे वो चार्ज क्या होगा, रेस्ट पर होगा। अब आगे देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें कौन से चैप्टर कवर होंगे आपके, रिमेनिंग जो भी चैप्टर बचे हैं
उन सभी चैप्टर को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी चैप्टर आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड वाला चैप्टर जो होगा आपका वो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड नंबर जो चैप्टर होगा आपका वो आएगा मैग्नेटिज्म। फोर्थ वन इज मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMI। EMI यानी कि क्या होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद जो चैप्टर आएगा इसमें ये होगा आपका 5 नंबर अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC। AC यानी कि क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट। और सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर आएगा 6 नंबर जो चैप्टर होगा आपका वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि EM वेव। यहाँ तक हमने सिंपल एक सिलेबस का ओवरव्यू लिया है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से बताता हूँ, क्लास 12 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और लास्ट वाला मॉडर्न फिजिक्स। स्टार्ट किया है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज और या फिर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक के जो भी इफेक्ट होते हैं इन इफेक्ट को हम किस सेक्शन में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि क्या होगा, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मीनिंग होगा स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, यानी कि जब भी चार्ज मोशन में होता है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे, जब भी चार्ज रेस्ट में होता है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे, राइट। बाद में हमने इस चैप्टर का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आएंगे आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यानी कि इन दोनों चैप्टर में चार्ज किस में होगा, रेस्ट में। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, डायनामिक का मीनिंग मैंने आपको सिंपल यहाँ बताया था, मोशन। क्या कहा था मैंने आपको, यहाँ पर मोशन होता है। यानी कि ये जो हमने नीचे 6 चैप्टर लिखे हैं, इन 6 चैप्टर में जो भी आपका चार्ज रहेगा वो चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा। तब भी जाके हमने इन चैप्टर को किस सेक्शन में रखा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ही वही होता है, स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। यहाँ पर चैप्टर कौन से आपका, सबसे पहले वाला चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड EM वेव्स। ये सिंपल हमने अभी तक क्लास 12 के सिलेबस का टोटली ओवरव्यू लिया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बढ़ते हम हमारे टॉपिक की ओर, यानी कि चैप्टर की ओर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज़ कृपया करके इसे नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। आगे आने वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि आगे आने वाला लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा क्लास 12 के सिलेबस का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर, राइट। ये थी हमारी ओरिएंटेशन क्लास। थैंक यू। थैंक यू। आता एक गोळा